हेलो गाइस। अभी हमने वर्ण विचार का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्ण होते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के साथ या फिर अक्षरों के दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो भी शब्द होगा उसका कोई सार्थक अर्थ होगा और वो अलग दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बना होगा। जैसे कि हमने एक अक्षर लिखा क, ये अक्षर है, मैं, ल। इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? कमल, रा, म। अलग अलग है, इनको जोड़ दिया राम। ऐसे ये दो या दो से अधिक जितने भी अक्षर होंगे, बहुत सारे भी हो सकते हैं, जैसे कि ल, क्ष, म, ण। इसी तरह से बहुत सारे अक्षरों से मिलकर भी जो भी सार्थक समूह मिले बनेगा वो ही शब्द कहलाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि रचना के आधार पर शब्द कितने तरह के होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द तीन तरह के होते हैं। कौन से? एक तो होते हैं रूढ़ शब्द, एक होते हैं योग रूढ़ या यौगिक शब्द, और एक होते हैं योग रूढ़। ठीक है। अब हम बात करते हैं रूढ़ शब्द के बारे में कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द वे होते हैं जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, आदि के लिए अनिश्चित समय से विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो चुके हैं। मतलब ऐसे शब्द जो कि किसी भी वस्तु के लिए या किसी स्थान के लिए या किसी प्राणी के लिए बहुत ही पहले के टाइम से, बहुत ही अनिश्चित काल से विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो चुके होते हैं, उन्हें ही रूढ़ शब्द कहा जाता है। इनका कोई और अर्थ नहीं निकलता, इनका सिर्फ वही अर्थ होता है जो ये बोले जाते हैं। इनके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। ठीक है। और इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें देश के लिए, ये रूढ़ हो चुका कि देश है, हमें समझ में आ जाता है और इसका और कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता। एक होता है गाय, मान लीजिए गाय है तो गाय, भैंस, ये जो है इनके लिए ये शब्द रूढ़ हो चुके हैं कि ये इन्हीं प्राणियों के लिए ही यूज होते हैं। पेड़ हो गया, स्त्री हो गया, पुरुष हो गया। इस तरह से जो भी शब्द रूढ़ हो चुके हैं किसी बहुत ही पुराने समय से, बहुत ही अनिश्चित समय से, वो शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है। और ये शब्द जो होते हैं इनका दूसरा कोई अर्थ नहीं होता। जैसे देश है तो देश का अर्थ देश ही होगा, इसके अलावा दूसरा अर्थ नहीं लिया जा सकता। और इन शब्दों के टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर इनको तोड़ेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये
यौगिक शब्द कौन से होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं। दो से अधिक शब्दों के ठीक है। इसमें कौन से शब्द आ सकते हैं? इसमें जो संधि, समास, प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग, इन शब्दों से जो बनते हैं शब्द वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे कि हर रोज, ठीक है, ये उपसर्ग हो गया। हर रोज ये शब्द हो गया। चाय वाला, इसमें दो या दो से अधिक शब्द है, जैसे चाय हो गया, वाला हो गया, तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो बनते हैं वो यौगिक होते हैं। और जो रूढ़ वो होते हैं जो बहुत ही पुराने समय से प्रचलित होते हैं और उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनके टुकड़े किए जा सकते हैं क्योंकि ये यौगिक है, योग से बने हैं। अब बात करते हैं कि योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो कि अपने यौगिक शब्द अपने जो खंड होते हैं, जैसे कि यौगिक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ कोई शब्द है यौगिक, वो उसी अर्थ में यूज होता है। जैसे कि मान लो अभी पहले पढ़ा था हमने चाय वाला, तो चाय वाला की ही अर्थ में, लेकिन ये जो योग रूढ़ शब्द होंगे वो अन्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तो इन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लीजिए। यौगिक शब्द अपने खंडों से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं। वो होते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे कि आप देखिए, जलज हो गया, जलज, जल में जन्म लेने वाला जलज, उसे क्या कहेंगे? कमल। तो इसने अपना, जब इसका खंड किया तो इसने अपना अर्थ तो छोड़ दिया और नया अर्थ ग्रहण कर लिया। जल में उत्पन्न होने वाला हो गया, जल में जन्म लेने वाला हो गया। वैसे ही जलद, जल में जल को धारण करने वाला। बादल, तो तीसरा अर्थ निकला बादल। और इसी तरह से आप देख लीजिए त्रिनेत्र, जिसके त्रिनेत्र है, 3 नेत्र हैं, वो कौन है? शिव जी। इसी तरह से जो तीसरा अर्थ ग्रहण करते हैं वो होते हैं योग रूढ़। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो रूढ़ शब्द होते हैं वो वो शब्द होते हैं वो जो कि जिनके खंड नहीं किए जा सकते और कोई अन्य अर्थ भी नहीं लिया जा सकता, और जो बहुत ही पुराने समय से प्रचलित होते हैं किसी भी वस्तु, स्थान या प्राणी या देश, जगह के लिए, स्थान के लिए। ठीक है। फिर होते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जो कि संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग से भी बनते हैं। इनका तो कोई तीसरा अर्थ नहीं होता, जबकि योग रूढ़ शब्द होते हैं इनका तीसरा अर्थ भी होता है। ये अपने खुद के अर्थ को छोड़कर तीसरा अर्थ ग्रहण करते हैं, वो होते हैं योग रूढ़ शब्द। अब बात करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द कितने तरह के होते हैं। ये तो हो गए रचना या उत्पत्ति के आधार पर। रचना या उत्पत्ति के आधार पर हो गए रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब बात करेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर होते हैं विकारी और अविकारी शब्द। अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर हो गए विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो कि लिंग, वचन, पुरुष, इनके आधार पर, काल आदि के आधार पर अपने लिंग का परिवर्तन कर देते हैं।
जैसे कि अब इसमें लिख के देती हूँ मैं परिभाषा में। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। कौन से होते हैं वो? वही विकारी शब्द होते हैं, जैसे कि संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, ठीक है, क्रिया भी इसी में आएगी और विशेषण भी। ये शब्द ऐसे होते हैं जो कि अपने लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के आधार पर बदल जाते हैं। जैसे कि आप संज्ञा लीजिए, जैसे कि राम है ना, राम है, राम एक दिख रहा है कि राम एक लड़का है, तो राम खाना खाता है, खाना खाता है, ये संज्ञा, ये क्रिया, ठीक है। खाना खाता है, ये अगर इसी की जगह मैं सीता लिखूं तो क्या लिखेंगे? सीता खाना खाती है, तो ये इसकी लिंग बदल गया। यही शब्द होते हैं विकारी शब्द। इसी तरह से सर्वनाम में भी होगा, क्रिया और विशेषण में भी यही स्थिति रहेगी। अब बात करेंगे अविकारी शब्द। ये कौन से शब्द होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो किसी भी रीजन से बदलते नहीं हैं। जैसे कि वो पहले विकारी शब्द थे, वो अपने काल, पुरुष, जाति और लिंग के आधार पर बदल जाते थे, लेकिन ये अविकारी शब्द है, ये लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते। जो परिवर्तित नहीं होते वो अविकारी शब्द है। ये लिंग, काल, पुरुष आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते। जैसे कि जो अव्यय है ये कभी भी नहीं बदलते। अव्यय के अलावा इसमें क्रिया विशेषण हो गए, समुच्चय बोधक, और एक चीज और थी, संबंध बोधक। ये जो है ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं, इसीलिए ये अविकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। और विकारी शब्दों की श्रेणी में आएंगे संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण। अब बात करते हैं उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने तरह के होते हैं। उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर वही होते हैं तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और अर्थ के आधार पर बात करें तो एकार्थी, अनेकार्थी, ठीक है। इसके अलावा था विलोम शब्द, पर्यायवाची। इनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं प्रत्येक शब्द के। पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए। पर्यायवाची के अंदर ना समानार्थी और समानार्थी शब्द भी आ जाते हैं, समानार्थी, और विपरीतार्थी विलोम में आ जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, देखिए। अब रिवीजन कर लेते हैं। शब्द विचार। शब्द विचार किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अक्षरों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कि राम
कमल, सीता, लक्ष्मण, जो भी 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह होगा उसे जिनका सार्थक अर्थ निकलता है शब्द कहेंगे। ठीक है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ वो होते हैं जो बहुत ही पुराने समय से प्रचलित होते हैं। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। और होता है योग रूढ़ शब्द जो कि अपने शब्दों से जो अर्थ होगा उससे विपरीत अर्थ देंगे, तीसरा अर्थ देंगे, वो योग रूढ़ शब्द होंगे। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी 2 तरीके के होते हैं। तो विकारी वो शब्द होते हैं जिनका परिवर्तन हो जाए, किस आधार पर? लिंग, पुरुष, वचन आदि आधार पर। ठीक है। वो तो हो गए विकारी शब्द जिनका परिवर्तन हो सके। और अविकारी जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, किसी भी स्थिति में परिवर्तन ना हो, वो अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्दों में आ जाएंगे संज्ञा आ जाएगी, सर्वनाम आ जाएंगे, क्रिया आ जाएगी, विशेषण आ जाएंगे। जबकि अविकारी शब्दों में अव्यय आते हैं, संबंधवाचक, समन्वय और संबंधवाचक, समूहवाचक और एक और था ना क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक, ये आएंगे अविकारी शब्द में। फिर बात करते हैं उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं शब्द: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इनके हम अलग अलग बाद में विस्तार से भी पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ इतना ही बता रही हूँ। इसके बाद में अर्थ के आधार पर जिनसे अलग अलग अर्थ निकले। एक अर्थ निकलता है तो एकार्थी, अनेक अर्थ निकलेगा तो अनेकार्थी। ठीक है। बहुत सारे अर्थ निकलते हैं तो पर्यायवाची, इसमें समानार्थी भी आ जाते हैं। और विलोम शब्द जब बिल्कुल विपरीत अर्थ नहीं देता है तो विपरीतार्थी शब्द भी इसमें ही आ जाते हैं विलोम शब्द में। तो हमारी क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम संज्ञा करेंगे। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको इसी तरह से क्लासेस शॉर्ट एंड